सो टुडे इज लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में क्या करने वाले हैं हम लोग? हम करेंगे आर्टिकल 17 एंड 18। ठीक है, कल 15 16 हमने इकट्ठा किया था। सो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एक मोटी सी टर्म में क्या बोलता है? इट मेंशंस अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 क्या बोलता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये फिर इक्वालिटी वाले सेक्शन में कैसे आया? आर्टिकल 14 से 18 तक हम पढ़ते हैं ना, राइट टू इक्वालिटी है। ये इक्वालिटी वाले सेक्शन में कैसे आए? हमने क्यों रखा इनको इक्वालिटी वाले सेक्शन में? इक्वल नहीं है, एग्जैक्टली है ना, बराबर वाले के साथ थोड़ी ना प्रैक्टिस की जा सकती है। ये आप सामने वाले को अपने से इंफीरियर समझते हो, तभी तो अनटचेबिलिटी आपने प्रैक्टिस की है ना। और अबॉलिशन ऑफ टाइटल का मतलब एग्जैक्टली है ना। तो किसी एक इंसान को क्या बेसिकली ये क्या बनाते हैं? एक क्लास बनाते हैं विद इन सोसाइटी कि ये थोड़ी अपर क्लास है, ये थोड़ी लोअर क्लास है, इसको ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, इसको कम मिलनी चाहिए, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए सेक्शन 17 एंड 18 हैज बीन इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल जो आपका राइट टू इक्वालिटी है, जो 14 से लेकर के आपके 18 तक है। ठीक है, सो अब हम डिटेल में करते हैं आर्टिकल 17। ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट है आर्टिकल 17 की जो मेंशन है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। ठीक है, the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offense with the law। इसने कहा कि ये प्रोहिबिटेड है, आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में। इसको प्रैक्टिस करना क्या है? ऑफेंस है। और ऑफेंस के लिए क्या होती है? मैंने आपको बताया था, ऑफेंस के लिए क्या होती है? पनिशमेंट होती है ना। तो पनिशमेंट कहते हैं कि जैसा भी लॉ होगा, लॉ प्रोवाइड करेगा, उस अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये अलाउड नहीं है प्रैक्टिस करना। और लॉ कब आया? ये पीपीटी मिलेगी, ज्यादा ना इस पे वो करने हेजल करने की जरूरत नहीं, पीपीटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब ऑफेंस है, पनिशेबल है, तो लॉ कब आया इसको लेकर के? लॉ जो है पुराना था। इंडिया के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनका विजन क्या था? कि एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट हो, सोशली जस्ट सोसाइटी क्रिएट हो, कि भाई ब्रिटिशर्स से तो हमने ये गुलामी छुड़वा ली, अब सोसाइटी का एक सेक्शन दूसरे को गुलाम करके रखेगा, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो हमें क्या करना है? इन सब चीजों से ऊपर उठना है। तो बेसिकली हमारे पास आया एक एक्ट आया 1955 में, जिसको क्या कहा गया? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ठीक है, उसको क्या कहा गया? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। जो यहाँ पीपीटी ना दिखे वो नोट करना है। ठीक है, उस एक्ट को हालांकि 1976 में थोड़ा सा उसका नाम चेंज कर दिया गया और उसके स्फीयर को एनलार्ज कर दिया गया कि ना। अब बात करते हैं अनटचेबिलिटी किसको बोलोगे? अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन बहुत अलग है। तो कोर्ट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी अनटचेबिलिटी को डेफिनेशन नहीं दे रखी। अब देखो, अनटचेबिलिटी इज अ वाइड टॉपिक। किसी के लिए कुछ अनटचेबिलिटी हो सकती है, किसी के लिए कुछ अनटचेबिलिटी हो सकती है। तो वो कह रहे हैं कि जो जो हमारा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है इस बुराई को लेकर के, वो सारी चीजें बेसिकली जो है वो अनटचेबिलिटी में काउंट होगी। इसको लेकर के मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी टाइप की सोशल डिसेबिलिटी किसी पे इंपोज करना अनटचेबिलिटी कहलाएगा। हालांकि संविधान में अनटचेबिलिटी का मतलब कहीं नहीं समझा रखा, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे रखी, ना किसी एक्ट में ना कॉन्स्टिट्यूशन में। बस अनटचेबिलिटी को क्या बोला गया कि ये जैसे हमारी सोशल प्रैक्टिसेस में अवेलेबल है, इसी को हम अनटचेबिलिटी मानेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस चेयर पे बैठी हूं, दूसरे को इस चेयर पे ना बैठने दूं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिला है राइट आपको? इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता, आप और मैं भी नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने शुरू में बताया ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है, कि स्टेट ऐसा नहीं करेगी, मतलब सरकार ऐसा नहीं करेगी। जहां मैं पॉलिटी में स्टेट बोलूं, उसका मतलब गवर्नमेंट है, उसका मतलब सरकार है, उसका मतलब देश की जो आपकी रूलिंग गवर्नमेंट है या सरकारी कोई भी एजेंसी हो गई। तो ये कह रहा है कि स्टेट भी प्रैक्टिस नहीं करेगी और कोई भी इंडिविजुअल भी इस अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो राइट दोनों के अगेंस्ट मिला हुआ है। अब 1976 में इन्होंने क्या किया? कुछ चीजें इंक्लूड की इसमें और एक्ट का नाम बदल दिया। ठीक है, एक्ट का नाम बदल के उन्होंने क्या लिखा? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। पहले क्या था? लिख लो इसको,
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, पहले था इसका नाम अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, नाम बदल दिया और क्या किया, स्कोप को इनलार्ज कर दिया। क्या कहा, पहली चीज तो क्या लिखी कि आप, हाँ चल, ओके ठीक है, पहली चीज तो इसमें क्या लिखी कि आप किसी को भी अनटचेबिलिटी को बेस बना के इंसल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, पहला तो इंक्लूजन क्या किया, इंसल्ट, दिस अमाउंट्स टू एन इंसल्ट। दूसरा क्या कहा कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अनटचेबिलिटी को प्रीच नहीं कर सकते। प्रीच का मतलब क्या है, अपने भाषण में इंक्लूड नहीं कर सकते, लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते ये करने के लिए। तीसरा, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस चाहे कहीं हो रही हो या आप खुद कर रहे हो, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते रिलीजियस ग्राउंड पे कि हमारे, जैसे मैं भी कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है और मैं कहूं हमारे तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया, ये क्या क्या मैं जस्टिफिकेशन दे रही हूं ना उस चीज के लिए कि ये बुराई इतनी मतलब खराब है कि आप इसको किसी भी फॉर्म में जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे डायरेक्टली और चाहे इनडायरेक्टली। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सजा होगी इस एक्ट के अंडर। कौन सा, 1955, इसके तहत आपको सजा होगी। और सजा क्या है, इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन, या अप टू कह रखा है 6 months। ठीक है, 6 मंथ, अप टू 6 मंथ का क्या मतलब होता है कि वो जज की डिस्क्रिप्शन है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा दे सकता है, उसको ठीक लगे 2 की दे, उसको ठीक लगे 3 की दे, उसको ठीक लगे 6 की दे। अप टू का मतलब ये होता है, ठीक है, जज का डिस्क्रिप्शन काम करता है यहां पर। और 500 रुपए तक का फाइन लगा सकता है, बहुत ज्यादा लगाया, 500 रुपए तक का फाइन लगा सकता है, या दोनों भी लगा सकता है, तो पनिशमेंट भी और फाइन भी दोनों भी कर सकता है। ठीक है, तो ये सजा है इसको अगर आप ऐसा करेंगे तो। और सबसे बड़ी सजा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 के तहत आपको इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ और बुराइयां भी, अगर वो प्रैक्टिस की तो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, या लड़ भी लिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो बुराइयां कौन कौन सी हैं, पहली अनटचेबिलिटी, दूसरी डावरी, तीसरी सती प्रथा, 3 का मेंशन है आरबीए में। ठीक है, उसको गिफ्ट कहते हैं बेटा है ना, उसका नाम गिफ्ट रख दिया अभी लोगों ने, वैसे वो डावरी ही है, तू सही बोल रहा है ना। ठीक है, तो समझ आ गई बात कि अनटचेबिलिटी क्या है, ऑफेंस है। पनिशमेंट मैंने आपको बता दी कि 6 महीने तक जज का डिस्क्रिप्शन है, वो 6 महीने तक की सजा सुना सकता है, या 500 रुपए तक का फाइन आपको कर सकता है। ठीक है, या दोनों भी कर सकता है, आपकी मर्जी। सो मच मिस्टर बेंस। ठीक है, हालांकि ये कह रहा है कि टर्म डिफाइंड नहीं है। दूसरा, आपने सुना ना कई जगह सोशली बायकॉट कर देते हैं, है ना, कि ये भैया यहां का पानी बंद है, यहां नहीं बैठेगा, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है अनटचेबिलिटी में, ये याद रखना। सोशल बायकॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनटचेबिलिटी। ठीक है, जो पंचायत सिस्टम है इलीगल है, लीगल है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 इलेक्शन होते हैं, इसको ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है हिमांशु। ठीक है, ये मैंने यहां पर भी मेंशन कर रखा है, अनटचेबिलिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड, ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूशन, ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, ना ही किसी एक्ट में डिफाइंड है। ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर मैंडेटरली एक वो ऑब्लिगेशन सेटअप करता है कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, अगर कोई केस आता है तो। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेशन है स्टेट की टू टेक नेसेसरी एक्शन। ये जो जितनी टर्म मैंने बोली है ना, इन सब पे सवाल आ सकता है। ठीक है, ये कैसा है, ये कह रहा है कि 13th अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है ये, वहां पर स्लेवरी बैन की थी 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अमेरिका में भी तो प्रेविलेंट था ना स्लेवरी वाला कल्चर, तो यहां से बैन हुआ था, तो इन्होंने उसके साथ कंपैरिजन की है कि ये इतना ही पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव था इनके ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये समझ में आया। अब आगे चल सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है,
ये कहना कि केस कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ है। बेसिकली सबसे प्रोमिनेंट केस आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने, सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, इस केस से मैनुअल स्कैवेंजिंग सुना है आपने, है ना, मैला ढोना, ये सिवर साफ करना, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस गया और उन्होंने कहा कि बेसिकली उन्होंने पिटिशनर ने इस केस को बेसिकली कोर्ट किया था और कहा था कि इसको बैन कर देना चाहिए। तो बेसिकली कोर्ट ने डिफरेंट डायरेक्शन इशू की थी सर, जो गवर्नमेंट है उनको। पहला तो क्या कि ये जो जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इनके लिए रिहेबिलिटेशन का आप अरेंजमेंट करो, इनको रिहेबिलिटेट करो। रिहेबिलिटेट का था एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित करना। ठीक है, ये करना है आपको। दूसरा क्या करना है, वन टाइम कैश असिस्टेंस दो इनको, जो मैनुअली करे थे बंद कर दो इस मैनुअल स्कैवेंजिंग को। ठीक है, या तो ऑटोमेटिक करो या बेसिकली ये कल्चर ही चेंज करो। देन गिविंग स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन। ऊपर क्या है, वन मेंबर ऑफ देयर फैमिली शुड बी गिवन स्किल ट्रेनिंग, ताकि वो कोई दूसरा काम सीख पाए। नेक्स्ट इज लीगल असिस्टेंस भी दिया जा सकता है। देन कंपनसेशन ऑफ 10 रुपीज अगर ये सीवर डेथ हो जाती है, इनकेस बहुत होती है, मैनुअली सीवर साफ करते हैं और वो गैसेस जो है वो डेवलप हो जाती है, पॉइजनस गैसेस, और सो मेनी डेथ्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं मैनुअली तो होना ही नहीं चाहिए। आपने भी देखा होगा ना, महात्मा गांधी के हर उसमें देखा होगा आपने, आप आश्रम में जाओगे उनकी लाइफ के बारे में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो अपना हर काम खुद करने के ऊपर बड़ा जोर देते थे, है ना, कि अनदर पर्सन शुड नॉट बी डूइंग योर पर्सनल चोर्स, है ना, वो आपको खुद करने चाहिए। तो ये जो है वो लैंडमार्क केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि ये तो अनटचेबिलिटी के बराबर है, ऑफेंस है ये। हालांकि इसको लेकर के बहुत ज्यादा स्टेप गवर्नमेंट ने भी नहीं उठाए हैं, बट स्टिल दिस इज अ लैंडमार्क केस कि आपसे पूछा जाए तो दिस केस इज रिलेटेड टू बेसिकली अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 क्या कहता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि किसी को टाइटल्स नहीं मिलने चाहिए, किसी को टाइटल अवार्ड करना नहीं जो है ठीक बात है। इसको लेकर के पहला सेक्शन क्या कहता है, नो टाइटल, और उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है उस टाइटल में, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, कि ये टाइटल नहीं होती। मिलिट्री डिस्टिंक्शन क्या, रैंक आपका, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये टाइटल्स नहीं है, ये तो आपने अपनी मेहनत से, मेरिट से अर्न की है, वो आपका रैंक बताता है। एकेडमिक, डॉक्टरेट करते हो आप, डॉक्टर लगा सकते हो ना अपने नाम के सामने। टाइटल्स का मतलब एनीथिंग विच इज ईदर सफिक्स और प्रीफिक्स ओवर योर नेम, अपने नाम के आगे पीछे लगाना टाइटल्स, साहबजादा, कुंवर साहब, ये सब टाइटल्स थे, है ना। ठीक है, तो ये जो प्रीफिक्स और सुफिक्स की तरह से, प्रीफिक्स क्या जो नाम के आगे लगता है, सफिक्स जो नाम के पीछे लगता है। ठीक है, टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। इनमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स इंक्लूडेड नहीं है। मिलिट्री लगा सकते हैं, एकेडमिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये शो करते हैं आपकी मेरिट को। अपार्ट फ्रॉम दैट, नो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरी स्टेट से, किसी दूसरी सरकार से या देश से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, टाइटल्स होते हैं जैसे रिटायरमेंट के बाद भी लगाते हैं कुछ लोग, जैसे इलेक्शन में खड़े होते हैं तो अपने नाम के आगे पीछे लगा लेते हैं, वो मतलब लीगल है इलीगल है? लीगल है, बोला तो कि मिलिट्री टाइटल्स लगा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। हाँ, रहे तो मेजर ही है है ना। अब आपने डॉक्टरेट कर ली है, यू आर स्टिल अ डॉक्टरेट, है ना। चलो, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक नहीं है पर यहां पर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट के अंडर काम कर रहा है, मतलब सरकार के अंडर काम कर रहा है किसी न किसी तरह से, और दूसरे देश का नागरिक है, वो भी बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसेंट के किसी फॉरेन स्टेट से टाइटल नहीं ले सकता। मतलब जो यहां से सैलरी ले रहा है वो भारत के राष्ट्रपति की सलाह के बिना, उनके कंसेंट के बिना कोई भी टाइटल नहीं ले सकता किसी फॉरेन स्टेट से। तो ये दोनों के ऊपर प्रोहिबिशन लगाता है, इंडियन सिटीजन के ऊपर भी और जो बाहर के लोग यहां पर जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर भी। ठीक है, और सिर्फ किस पे ऑब्लिगेशन पुट करता है कि स्टेट नहीं देगी टाइटल, ये ध्यान रखना, क्योंकि सिर्फ स्टेट का नाम लिया है, आप और मैं एक दूसरे को दे सकते हैं, यूनिवर्सिटीज दे सकती हैं, ट्रस्ट दे सकते हैं, सरकार नहीं देगी, स्टेट नहीं देगी टाइटल। ठीक है, दूसरा,
कोई भी इंसान जो यहां पर अंडर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट के अंडर जो कोई भी पोजीशन होल्ड कर रहा है, वो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से किसी भी तरह का कोई प्रेजेंट, अमलूमेंट या ऑफिस ऑफ एनी काइंड दूसरी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता। तो क्या क्या नहीं ले सकता? 4 चीजें बाहर से नहीं ले सकता बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसेंट के। पहला टाइटल, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा एमोल्यूमेंट, तीसरा ऑफिस। बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के किसी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता वो आदमी जो यहां का सिटीजन नहीं है पर यहां की सरकार के अंडर काम कर रहा है। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है या बेसिकली किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है। ये बेसिकली ना पेमेंट होती है। पेमेंट कैश में भी हो सकती है, सैलरी में भी हो सकती है, या किसी सर्विस के रिटर्न में भी हो सकती है ना। एमोल्यूमेंट होता है, फॉर एग्जांपल आप कह दो कि जी ये तो कैश, मैंने तो कोई सैलरी वाली नहीं ली, कैश या काइंड का मतलब जी मैं तुम्हारे घर में काम कर दूंगा है ना, दिस इज अमाउंट टू ए पेमेंट। तो उसके लिए वर्ड होते हैं कि या तो आप कैश में किसी से कुछ ले लो, या आप बेसिकली मनी की फॉर्म में या सर्विस की फॉर्म में किसी से कुछ ले रहे हो, तो वो एमोल्यूमेंट होता है। ठीक है, गिफ्ट भी नहीं ले सकते बिना प्रेसिडेंट से पूछे, मतलब हम तो ले सकते हैं, वो कोई बाहर की स्टेट वाला नहीं ले सकता। चलो, अब ये कह रहा है कि एक्सेप्शन क्या है आर्टिकल 18 के। आर्टिकल 18 के काफी जो है वो बेसिकली एक्सेप्शंस के बारे में बात की गई कि काफी केसेस आए। 2 केसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में। 1996 में इसको लेकर के बात हुई। पहला क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में नेशनल अवार्ड स्टार्ट किए थे। नेशनल अवार्ड्स का क्या मतलब होता है? भारत रत्न, मतलब 4 कैटेगरी में शुरू किया था, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड भारत रत्न। ये अवार्ड जो है वो स्टार्ट किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 55 में। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ना टाइटल है, ये तो अलग हायरार्की को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये टाइटल्स दे रही है। तो 1977 में इनको बंद कर दिया गया। ठीक है, जनता दल गवर्नमेंट ने। फिर 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इनको फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इनको लेकर के केस गया कि क्या आप इनको टाइटल की तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, इनको प्रीफिक्स सुफिक्स की तरह से यूज कर सकते हो, क्या ये टाइटल है? सरकार से पूछा गया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये बेसिकली टाइटल्स नहीं है, ये क्या है? नियर अ रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिकॉग्नाइज कर रही है, तो टाइटल नहीं है। पर अगर आपने इनको टाइटल की तरह से इस्तेमाल किया, दे कैन बी फॉरफिटेड। फॉरफिटेड का मतलब क्या है? छीन लिए जाएंगे। ठीक है, तो टाइटल्स नहीं है। अगर आप टाइटल्स की तरह प्रीफिक्स सुफिक्स की तरह से इस्तेमाल करोगे तो इनको छीन लिया जाएगा। तो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट इन 1996 दे डिड नॉट कंफ्लिक्ट विद आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या है? टाइटल नहीं देंगे। तो फिर कह रहा फिर ये क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 18 से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कैसा टाइटल है? तो बेटा सरकार को मना किया गया है ना, है ना। मैंने बोला ना कि आप और मैं एक दूसरे को दे सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है ना। सरकार नहीं देगी किसी को टाइटल अपनी तरफ से, और वो प्रीफिक्स सुफिक्स की तरह से नहीं लगा सकते, है ना, सिर्फ अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिड नॉट अमाउंट टू टाइटल्स। टाइटल्स नहीं है ये क्या है? दे आर मेयर रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट। ठीक है, और उन्होंने कहा कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि मेरिट की को प्रेज नहीं किया जाएगा, मेरिट की भी सराहना की जाएगी। किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसकी सराहना की जाएगी, उसको अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये टाइटल नहीं है। पर अगर कोई टाइटल की तरह से यूज करेगा दे कैन बी फॉरफिटेड। ठीक है, कुड नॉट बी एडेड एज suffixes and prefixes else forfeited। ठीक है, अब ये कहता है कि देखो आर्टिकल 51 का आर्टिकल 51 ए क्या है पुराने बच्चे? एग्जैक्टली उसका सेक्शन एफ कह रहा है कि बेसिकली एक्सीलेंस तो हमें बोला गया ना कि हर फील्ड में हमें एक्सीलेंस अचीव करना है, तो ये तो बस उसी को रिकॉग्नाइज करता है। और दूसरा बेसिकली ये इक्वालिटी के अगेंस्ट भी नहीं है। ठीक है, ये नोबेलिटी का कोई टाइटल थोड़ी दे रहे हैं, ये तो बेसिकली क्या है? मेरिट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं।
अच्छा, यहां पे एंड हो जाता है। फिर दूसरा एक केस आता है बेसिकली आपका इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस। इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस 2017 2017 में। इस केस को लिख लो। इसमें ना एक आपने सुना होगा सीनियर एडवोकेट नाम की एक पोजीशन होती है ना, सीनियर एडवोकेट बोलते हैं, डेजिग्नेशन दी जाती है कि हु विल बी ए सीनियर एडवोकेट। तो इस केस में आर्ग्यू किया गया कि ये सीनियर एडवोकेट क्या है, दिस इज ऑल्सो अ टाइटल, कि टाइटल मिल रहा है तो आप एडवोकेट कम्युनिटी में क्या कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो कि किसी को सीनियर एडवोकेट, कोई नॉर्मल एडवोकेट, ठीक है। तो अब ये कहता है कि देखो ये टाइटल नहीं है सीनियर एडवोकेट, ये क्या है, बेसिकली आपके प्रोफेशन में मेरिट को डिफाइन करता है। क्यों? क्योंकि इसको अचीव करने का प्रोसेस सेक्शन 17 एडवोकेट एक्ट में दे रखा है कि आप कैसे बनोगे सीनियर एडवोकेट। तो टाइटल नहीं हुआ, आपके प्रोफेशन में एक्सीलेंस हुआ, जो कि हर प्रोफेशन में है। डॉक्टर्स को देख लो ना, कोई एमबीबीएस है, कोई एमडी है, तो वहां भी ये भी क्या है, ये डेजिग्नेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ये टाइटल नहीं है, ठीक है। तो दो केसेस आए इसको लेकर के। हाँ, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस 2017। इसमें ना मैं केसेस के थ्रू डेवलपमेंट बताती रहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस चीज को लेकर के, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन वो है उस एक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है। इंदिरा जयसिंह वर्सेस को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख लो, एक सेकेंड। ये कौन होता है जो केस फाइल करता है, ये कौन होता है जिसके केस फाइल हुआ है और किस साल में फाइल हुआ है, ठीक है। ये होता है, केसेस होते हैं। वर्सेस का मतलब बनाम, जिसको हिंदी में यूज किया जाता है, एक उर्दू वर्ड है बनाम। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 17 एंड 18। तो आपको पता चल गया कि क्या है आर्टिकल 17 एंड 18 और इसके अंदर का टेक्स्ट क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर, किसी को कोई डाउट हो इसमें, ठीक है। तो टाइटल्स नहीं दिए जा सकते बिकॉज दे आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है कि हम हर सिटीजन को इक्वल ट्रीट करेंगे, आर्टिकल 14 बोलता है ऐसा, है ना, कि लॉ की नजर में, संविधान की नजर में हर इंसान क्या है, बराबर है। तो फिर टाइटल देने का कहां वो है, सीन है। तो जैसे कि कुछ चीजें टाइटल्स नहीं है, कुछ चीजें बस मेरिट की रिकॉग्निशन है। किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो वी आर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि इसने बहुत अच्छा काम किया, वो टाइटल दे करके। कैसे? हाँ बिल्कुल, मिलिट्री टाइटल्स, एकेडमिक टाइटल सब यूज कर सकते हैं। बिल्कुल 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 नहीं, स्टेट तो इन दोनों को देगी, स्टेट तो कह रहा है कि इन दोनों को छोड़ के और कोई टाइटल नहीं देंगे, हम ये दो टाइटल दे सकते हैं। स्टेट भी दे सकती है दोनों टाइटल, तो मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल। अब देखिए जैसे यूनिवर्सिटी दे रही है ना डॉक्टरेट, तो आपको यूनिवर्सिटी क्या है, इन द डेफिनेशन आपके आर्टिकल उसमें 12 में स्टेट की डेफिनेशन में आती है। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो बेसिकली क्या है ये कि कह रहे कि स्टेट शेल नॉट गिव एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। बाकी सारे दे सकते हैं भाई, आपस में मैं और तुम दे दे के टाइटल दे खेल लेते हैं ना, बाकी सब टाइटल दे सकते हैं। सिर्फ स्टेट के लिए मनाही है कि स्टेट दो ही टाइटल दे सकती है, या तो मिलिट्री का दे सकती है या एकेडमिक्स का दे सकती है।